मुखिया का छोटा भाई अम्मा से कहता है, क्यों रे बुढ़िया, तेरी मरने की उम्र हो रही है और तेरी जान मुर्गियों में अटकी है। अरे जाकर भजन वजन कर, उससे तेरी मुक्ति होगी मुर्गियों से। तेरी मुक्ति नहीं होने वाली, इनकी मुर्गियां किसी ने चुरा ली। अब चली जा यहां से, दोबारा मत आना, नहीं तो जो भी तेरी मुर्गियां बची हैं वो भी गायब हो जाएंगी। बेटा, कैसी बातें कर रहा है? अपने भैया को देख, कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं बचा। बात मुर्गियों की नहीं है, बात न्याय का है। अगर तुम न्याय नहीं दे सकते तो तुम्हें मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम बड़े मुखिया से बात कर लेंगे। जा रही हूं घर। अगर यह बात मेरे बड़े भैया तक पता चली कि मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोला था, तो तेरा बेटा जगदीश मारा जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, यहां से तुरंत निकल जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना। समझ लो कि मैं क्या कर सकता हूं। छोटे मुखिया की इतनी बात सुनकर अम्मा मायूस होकर लौटने लगी। वो लौट ही रही होती हैं कि तभी मदन खेत काम के लिए जा रहा होता है और फिर उसे रास्ते में अम्मा दिखाई देती है। अम्मा को देखकर मदन तुरंत रुक जाता है और फिर अम्मा से बात करने लगता है। अरे अम्मा, मुर्गियां मिली क्या? नहीं मिली ना? मुझे पता है, मैं जगदीश को बोला कि मुर्गियां नहीं मिलेंगे क्योंकि मुर्गियों को कोई जानवर उठा कर ले गया। आप खुद ही सोचो, अम्मा की पहले कभी तो चोरी हुई नहीं है गांव में, तो भला अब चोर कहां से आएगा और मुर्गियां क्यों चुराएगा? अरे बेटा मदन, तुम्हारी बातें सही है। मैं कोई किसी को कुछ नहीं बोल रही हूं। मैं तो मुखिया के घर गई थी, लेकिन मुखिया का छोटा भाई मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। बोल रहा था, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जो बची मुर्गियां है उसे भी गायब करवा दूंगा। क्या बोल रही हो? ऐसा उसने बोला? कहीं इसका मतलब तो नहीं कि उसने ही मुर्गियां चोरी करवाई हो? अगर जो ऐसा बोल सकता है वो उसे कर भी सकता है। जरूर कुछ दाल में काला है। इसलिए अम्मा, अब आप चौकन्ना रहे, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। अब घर जाओ, परेशान मत रहो। इतना बोलकर मदन अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है और उधर सलीम अपना सारा बिरयानी बेचकर घर वापस आ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद मुखिया का छोटा भाई वहां पर आता है। अरे सलीम भाई, कितने का मुनाफा हुआ? अपनी मजदूरी ले लो और जितना भी मुनाफा बना मुझे दे दो। मैं तुमसे जवाब सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। और हां, कल सुबह जब तुम मसाला लाने जाओगे तब तुम्हारे घर बिरयानी के मांस आ जाएंगे। और हां, एक बात ध्यान रखना, मांस जो होंगे चाहे वो बकरी के हों या फिर मुर्गी के, तुमको बनाने से मतलब है, सवाल जवाब करने से नहीं। ठीक है छोटे मुखिया जी, जैसा आप कहे, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें लाकर देंगे, हम उसे बनाकर बेचकर आपको मुनाफा दे देंगे। ये लो आज की कमाई। सलीम अपनी मजदूरी काटकर सारे मुनाफा छोटे मुखिया को दे देता है और फिर छोटा मुखिया उसे लेकर अपने घर आता है। और फिर अगले दिन सुबह उठकर सलीम मसाले लाने बाजार चला जाता है। और जब वापस लौटता है तो उसके घर में मांस पहले से रखे होते हैं। फिर वह उन सब से हैदराबादी बिरयानी बनाता है और फिर अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है।
रोज की तरह मदन की पत्नी मदन से बिरयानी मंगवाती है और मदन बिरयानी लाने जाता है। सलीम बिरयानी पैक ही कर रहा था कि तभी हरिया काका ठेले के पास आते हैं और मदन से कहते हैं, अरे मदन बेटा, मेरी बकरी आज रात को गायब हो गई। मैंने शाम को ही खूंटी लगाकर बांधा था और सुबह देखा तो गायब हो गई। पता नहीं कहां से बकरी चोर गांव में आ गया है। क्या बोल रहे हो काका? तुम्हारी भी बकरी चोरी हो गई? ये साला गांव में हो क्या रहा है? जब देखो तब चोरी हो रही है। कल जगदीश की मुर्गियां चोरी हो गई, आज आपकी बकरियां भी चोरी हो गई। अब तो मुखिया के पास चलना होगा। सुनो सलीम भाई, बिरयानी बाद में ले जाएंगे, पहले मुखिया के घर जाएंगे। काका चलो पहले जगदीश के घर और फिर तीनों लोग मुखिया के घर जाएंगे। इतना बोलकर मदन और काका जगदीश के घर की तरफ निकल पड़े। और फिर जगदीश के घर पहुंचकर जगदीश को लेकर मुखिया के घर की तरफ निकल पड़े। मुखिया के घर पहुंचकर मदन मुखिया से कहता है, मुखिया जी नमस्ते। मुखिया जी, गांव में ये क्या हो रहा है? जब देखो तब चोरी हो रही है, और चोरी हो रही है तो सिर्फ जानवरों की और पंछियों की। मुखिया जी, पहले चोर नहीं थे गांव में, लेकिन अचानक से चोर कहां से आ गए गांव में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुखिया जी। क्या बात कर रहे हो मदन? आज क्या चोरी हो गया? कल तो जगदीश की बकरी चोरी हुई थी, पर आज किसका क्या चोरी हो गया? बताओ मुझे, किसकी हिम्मत हो गई चोरी करने की? मुखिया जी, आज मेरी बकरी चोरी हो गई। पता नहीं गांव में कहां से चोर आ गए। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, पर अब तो बकरी मुर्गी चोरी हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो कुछ भी चोरी हो सकता है। अगर इस पर ध्यान ना दिया गया तो बात बिगड़ जाएगी मुखिया जी, इसलिए आप कुछ करिए। अच्छा, आप सभी घबराए नहीं, मैं कुछ करता हूं। सुनो भानु प्रताप, अब से गांव वालों की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तुम 2 से 3 दिन में चोर को जरूर पकड़ो। इनके साथ रहकर जिस पर भी शक लगे उससे पूछताछ करो, और ये काम कल से शुरू कर देना। ठीक है बड़े भैया, आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा। कल सुबह मैं गांव में जाकर चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते हुए गांव में चोर नहीं आ सकता। अब आप सभी घर जाएं और बिना डरे सो जाएं। वो तीनों तुरंत वहां से अपने घर की तरफ लौट ही रहे होते हैं कि तभी सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो तुम दोनों, ये चोरी उसी दिन से हो रही है जिस दिन से सलीम ने दुकान खोला है। क्योंकि सलीम के पास एक भी रुपए नहीं थे। वो ऐसे तैसे करके मसाले का पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन मटन या चिकन के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं वही बकरी और मुर्गियों की चोरी कर रहा है? हाँ बेटा मदन, तुम्हारी बात सही हो सकती है। अब चलो उस सलीम के पास, आज उसका ठेला वोला उठाकर फेंक दूंगा। साला बकरी और मुर्गी चोरी करता है और खुद को साहूकार बताता है। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं काका, इतनी गर्मी सही नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो किसी के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमें प्यार से पूछना होगा। अगर हम उसकी माँ की कसम उसे खिलाए तब वो सच बता देगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी बात कर सभी सलीम के पास जाते हैं। और उससे बहुत प्यार से पूछताछ करने के बाद आखिरकार सलीम मुखिया के छोटे भाई का नाम ले ही लेता है। अब मदन को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि ये चोरी मुखिया का छोटा भाई भानु प्रताप ही करता है। और फिर मदन एक चाल चलता है। वो बाजार से एक बकरी खरीदकर
अपने घर के सामने बांध देता है और गांव के कुछ लोगों के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। और रात होते ही भानु प्रताप गांव में घुस जाता है और फिर उसे वो बकरी दिखाई देती है। बकरी को देखकर भानु प्रताप चुपके चुपके उस बकरी के पास जाता है। जैसे ही उसे चुराने की कोशिश करता है, वैसे गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसकी पिटाई कर देते हैं। सुबह होते ही ये बात मुखिया तक पता चली और फिर मुखिया वहां पर आकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिए और गांव वालों से माफी मांगते हुए सलीम के सारे पैसे माफ कर दिए।